पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने यह नाम ना सुना हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े आदर्श पुरुष हैं, बल्कि जनसंघ के भी संस्थापक सदस्य हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही हैं जैसे कांग्रेस पार्टी के लिए महात्मा गांधी। जनरली दोस्तों, जब भी आप पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में गूगल पर सर्च करते हैं या लोगों से पूछते हैं तो वो उनकी बायोग्राफी बता पाते हैं कि उनका जन्म मथुरा में हुआ, बचपन में ही माता पिता का निधन हो गया, बहुत ही गरीबी में वो जिए, तब भी क्लासें उत्तीर्ण करते चले गए, बाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में ज्वाइन हुए और उसके बाद उन्होंने जनसंघ के अंदर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का विचार क्या था, एकात्म मानव दर्शन क्या है, चिति क्या है और किस आइडियोलॉजी की वो बात करते थे जिसको भाजपा अपने आदर्श मानती है, उसके विषय में बहुत ही कम दोस्तों बात होती है। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा क्या थी, आइडियोलॉजी क्या थी और एकात्म मानववाद असल में है क्या, इस विषय में बात करेंगे। तो मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम लोग बात कर रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के बारे में। जी हां दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म उस समय भारत के अंदर हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी और उस समय का आप सिनेरियो समझ सकते हैं जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेजों का। उसके अलावा काफी सारी उथल पुथल भारत के अंदर चल रही थी। तो उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक गांव के अंदर, मथुरा के अंदर जन्म लेते हैं और उस समय दोस्तों आइडियोलॉजी की यदि मैं बात करूं तो काफी सारी विचारधाराएं दुनिया में फैल रही थी और दुनिया भी उस समय आइडियोलॉजिकल क्राइसिस से जूझ रही थी। तो दोस्तों, दुनिया में दो बड़ी विचारधाराएं हैं। यदि मैं इकोनॉमिक टर्म्स में बात करूं तो वो है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, यानी कि पूंजीवाद और साम्यवाद दोस्तों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कैपिटलिज्म की। तो कैपिटलिज्म दोस्तों जो है उस समय भारत को गुलाम बनाने वाले ब्रिटेन ने अपना रखा था और अमेरिका ने अपना रखा था और हमारे पैसे को लूटकर, कई देशों के पैसे को लूटकर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया था, जिसके अंदर मजदूरों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, गरीब और गरीब होते जा रहे थे और उस कारण से कैपिटलिज्म बहुत ही फेल्ड मॉडल के तौर पर उभर रहा था और सारी दुनिया में बहुत सारे लोग कैपिटलिज्म से दुखी थे क्योंकि जो अमीर थे वो गरीबों को कुछ भी नहीं समझ रहे थे और 90% धन कुछ पर्टिकुलर फैमिलीज के हाथों में आता चला जा रहा था। तो इस तरह से कैपिटलिज्म या क्रोनी कैपिटलिज्म मुझे उसे कहना चाहिए, इसका चक्रव्यूह वहां पर बढ़ता चला जा रहा था। उसी समय दोस्तों एक और विचार था जो दुनिया के अंदर पनपा, जिसे हम कम्युनिज्म कहते हैं। कार्ल मार्क्स ने 18वीं शताब्दी में इसके विषय में बात कर दी थी, लेकिन कार्ल मार्क्स के बहुत सालों बाद लेनिन ने इस विचार को अपनाया और रशिया के अंदर रशियन रिवॉल्यूशन हो गया और रशियन रिवॉल्यूशन के अंदर जार जो उनका राजा था उसको और उसके पूरे परिवार को रशिया में मार डाला गया और स्टालिन वहां पर सत्ता पर आसीन हो गया। और सत्ता में आने के बाद दोस्तों स्टालिन ने भी वही सारी चीजें करना शुरू करी जो कैपिटलिस्ट लोग करते थे। असल में दोस्तों कैपिटलिस्ट लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन जो कर रहे थे वो पर्टिकुलर प्राइवेट लोग कर रहे थे, यहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करना शुरू कर दिया स्टेट ने। तो दोस्तों सारी की सारी पावर, सारी की सारी सत्ता अपने हाथों में लेने के बाद स्टालिन ने लगभग 1 लाख से 10 लाख लोगों की हत्या रशिया के अंदर करवा दी और उसके बाद सारे फ्रीडम, सारे अधिकार, सारे के सारे उनके राइट्स सब कुछ छीन लिया गया। और जिन अधिकारों की बात, जो गरीबों की बात और किसानों की बात वामपंथ या साम्यवाद करता था, वो धरा का धरा रह गया। स्टालिन ने सब कुछ अपने हाथ में लेकर फिर से वही सारा कुछ करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा प्रोडक्शन। और दोस्तों दोनों ही मॉडल्स को यदि हम डीपली स्टडी करें कि जो कम्युनिज्म है और कैपिटलिज्म है, दोनों में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। बस एक में इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द प्राइवेट पीपल है, एक में इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द स्टेट है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन दोनों में है। दोनों में एक प्राइमरी सेक्टर है जो प्रकृति को नष्ट कर कर बनता है। आप यदि पेड़ काटोगे तो उससे कुछ डेवलप होगा प्राइमरी सेक्टर में, फिर सेकेंडरी सेक्टर में आप उसको और मैन्युफैक्चर करके ये टेबल बनाओगे या कुछ बनाओगे, फिर उसके बाद उसको टर्शियरी सेक्टर में लोग सर्विस देंगे और उसको बेचेंगे। तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो वो पेड़ कट रहा है। इसी के साथ यदि और ज्यादा हम डीपली जाते हैं तो नदी खराब होती है, नदी को आप साफ करते हो तो जीडीपी बढ़ती है। तो जीडीपी का कॉन्सेप्ट यह रहता है कि जितना ज्यादा आप प्राइमरी सेक्टर ग्रो करोगे उतना सेकेंडरी बढ़ेगा, उतना टर्शियरी बढ़ेगा और धीरे 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 प्रकृति का जितना शोषण करते जाओगे उतना अधिक यहां पर प्रोडक्शन होता जाएगा। जितना प्रोडक्शन होगा उतनी सेलिंग होगी, जितना पैसे का लेन देन होगा उतनी जीडीपी बढ़ेगी। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट उस समय अंग्रेजों ने जो गढ़ा था वो कॉन्सेप्ट कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म दोनों ही अपनाने लगे। दोनों ने ही
ही अपने देशों के मानक को जीडीपी ही रखा, दोनों ने ही अपने देश के मानक को पैसा कमाना ही रखा कि पूंजीवाद जहां पर आएगा, जहां पर पैसा ज्यादा हो जाएगा, वो स्टेट असल में डेवलप कहलाएगा। तो स्टालिन ने भी दोस्तों शासन अपने हाथों में जब ले लिया तो प्राइवेट प्लेयर्स को उसने खत्म कर दिया, लेकिन स्टेट ने अपने हाथों में सब कुछ ले लिया और गरीबों की आवाज तब भी दबाई जाती रही। इसके बाद दूसरा एक उदाहरण उसी समय दोस्तों आया माओ जेडोंग का, जिन्होंने चाइना के अंदर कल्चरल रिवॉल्यूशन किया, और चाइना के अंदर माओ जेडोंग ने भी वही किया, धीरे धीरे आसपास के सभी देशों पर कब्जा कर लिया, और कब्जा करने के बाद माओ जेडोंग ने भी वहां पर दोस्तों धीरे धीरे अपने हाथों में पूरा पूंजी ले ली और लोगों को मार पीट कर बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करवाते करवाते धीरे धीरे चाइना को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो ये दोनों के दोनों साम्यवाद और पूंजीवाद असल में फेल्ड मॉडल हो चुके थे। इनके कारण प्रकृति का भी शोषण हो रहा था, जीव जंतुओं का भी नाश हो रहा था, पर्यावरण का भी नाश हो रहा था, और मानव का भी कोई भला नहीं हो रहा था। 1% लोगों के हाथों में सारा का सारा पैसा, सारी की सारी पूंजी धीरे धीरे आती जा रही थी। कम्युनिज्म मॉडल में स्टेट के हाथों में आती जा रही थी, कैपिटलिज्म मॉडल में पर्टिकुलर फैमिलीज के हाथों में आती जा रही थी। तो इन दोनों ही मॉडलों के फेल होने पर भारत के अंदर इस चीज पर विचार शुरू हुआ कि क्या ऐसा किया जा सकता है जब देश आजाद हो तो जिस मॉडल पर हम चलें। तो उस मॉडल पर गांधी जी ने थोड़ी बहुत स्वदेशी पर बात की थी, बट गांधी जी की भी 1948 में हत्या हो गई। उसके बाद दोस्तों ऐसा माना जाता था कि भारत के अंदर से कोई आइडियोलॉजी नहीं निकल सकती, भारत के अंदर तो स्नेक चार्मर्स लोग रहते हैं, ये क्या कोई नया विचार देंगे। ऐसे समय में दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने इंटेग्रल ह्यूमनिज्म या एकात्म मानव दर्शन का विचार दिया। एकात्म मानव दर्शन कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच का एक रास्ता है, जिसमें ना आपको प्रकृति का शोषण करना है, ना मानव का शोषण करना है। और एकात्म मानव दर्शन दोस्तों असल में आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आदि शंकराचार्य के ऊपर एक पुस्तक भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखी थी, वो उनको बहुत मानते थे। तो अद्वैतवाद के विषय में दोस्तों यदि मैं बात करूं तो अद्वैतवाद में ये कहा जाता है कि सारी दुनिया एक पर्टिकुलर कॉन्शियसनेस से बनी है, एक एनर्जी है, उसी में से हम सभी निकले हैं, चाहे जीव हों, जंतु हों, पक्षी हों, पेड़ हों, पौधे हों या मनुष्य हों। तो हम सभी को सभी का बराबर सम्मान करना चाहिए और सभी में ईश्वर होता है। तो ईश्वर एक ही है, उसी के स्वरूप हम सभी हैं। तो इस तरह का जो आइडियोलॉजी अद्वैतवाद के अंदर है उसी को वो एकात्म मानव दर्शन में लाए। और एकात्म मानव दर्शन के अंदर उन्होंने कहा कि एक जो पुरुष है, एक जो व्यक्ति है, एक मानव है, वो यदि सेंटर मान लिया जाए तो उससे आगे बढ़ता है तो उसका परिवार उससे सबसे पहले इफेक्ट होता है, फिर परिवार से समाज, समाज से जाति, जाति से राज्य, राज्य से राष्ट्र, राष्ट्र से विश्व और विश्व से ब्रह्मांड। तो इस तरह से मानव से शुरू करते हुए उन्होंने सारे के सारे विश्व और ब्रह्मांड को एक साथ जोड़ा और एकात्म मानव दर्शन दिया कि यदि मानव को आगे बढ़ना है तो मानव को इन सभी चीजों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अनलाइक दोस्तों कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म जहां पर परिवार व्यवस्था को खत्म किया जाता है, जाति व्यवस्था को खत्म किया जाता है, समाज को खत्म किया जाता है और नेशनलिज्म के ऊपर भी काफी सारे अटैक्स होते हैं। तो जब इतने सारे टुकड़े हो जाते हैं समाज में तो अलग अलग टुकड़ों का पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे इलाज नहीं हो सकता। यदि पूरे शरीर में बीमारी है तो आप पूरे शरीर का इलाज करोगे, सिर्फ हाथ या पांव का इलाज नहीं करोगे। तो इस तरह से वो एकात्म मानव दर्शन कहते थे कि परिवार व्यवस्था को भी उतना ही संगठित रहना पड़ेगा, राष्ट्र को भी, समाज को भी और मानव को भी। इसी तरह से उन्होंने एक टर्म और दिया था दोस्तों जिसको कहते हैं चिति। चिति का मतलब होता है दोस्तों जैसे कि आप हो, आप पर्टिकुलर जब आगे जा रहे हो, जब आप जीवन में कार्य करते हो तो आपकी एक सोच होती है, एक समझ होती है जो आपके एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। तो इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे कि चिति मतलब एक समाज की और राष्ट्र की भी एक समझ होती है। जो राष्ट्र जितना पुराना होता है उसकी समझ उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है और वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ ए सोसाइटी होती है। तो वो सारी की सारी सोसाइटी मिलकर एक जैसा सोचती है। तो अरबियों का एक समाज है, यूरोपियंस का एक समाज है, उनकी एक अपनी चिति है और भारत की एक अपनी चिति है। तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि अरब और यूरोप के ऊपर चूंकि बहुत ज्यादा अटैक्स हुए हैं, बॉर्डर्स खुली हुई थी, तो उनका हर समय लड़ने झगड़ने, आपस में एक संकीर्ण मानसिकता वाली आइडियोलॉजी बन गई है, क्योंकि हर समय उनके अंदर एक डर का माहौल रहता है कि कहीं कोई हमला ना कर दे। लेकिन भारत चूंकि कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ था, एक तरफ से हिमालय से, तो भारत के अंदर बहुत ज्यादा विदेशी अटैक ना होने के कारण लगभग 1500 सालों तक, हजारों लाखों सालों तक भारत के अंदर संस्कृति विकसित हुई।
हमारे यहाँ संगीत विकसित हुआ जो चरम पर गया, हमारे यहाँ नृत्य विकसित हुए जो चरम पर गए, हमारे यहाँ कई सारे ऐसे विचार विस्तृत हुए, कई सारी संस्कृति जैसे कि रंगोली बनाने से लेकर हमारे जो बढ़ई, कुम्हार, सुतार, लोहार जातियों में एक एक लेवल इतना एक्सट्रीम गया कि एक लकड़ी का काम करने वाला लकड़ी से 100 या 1000 चीज़ें बना सकता है, लोहे के काम करने वाला 1000 चीज़ें बना सकता है, मिट्टी से काम करने वाला 1000 चीज़ें बना सकता है। और हर चीज़ के मूल में दोस्तों आध्यात्म है, और वो आध्यात्म कहता है कि किसी भी चीज़ में जब आप डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो तो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि सारा का सारा समाज जो है वो उस चिति में ढला हुआ है, और इसकी चिति में जो है वो आध्यात्म बैठा हुआ है। तो भारतीय समाज से यदि दुनिया सीखना चाहे तो बहुत कुछ सीख सकती है, और विश्व गुरु भारत को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि भारत के अंदर ही आध्यात्म की वो शक्ति है जिससे वो दुनिया को सारे लड़ाई झगड़ों से दूर कर सकता है। तो इस तरह की एक आइडियोलॉजी एकात्म मानव दर्शन की और चिति के फॉर्म में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी बताया करते थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वदेशी के मामले में एक लेवल गांधी जी से थोड़े से आगे भी गए थे। उन्होंने कहा था कि जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं उनमें जो ऑर्थोडॉक्सी आ गई है, जो रूढ़िवाद आ गया है, जरूरी नहीं है कि उसका वैसा का वैसा ही आज पालन किया जाए। तो स्वदेशी के मामले में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहा करते थे कि स्वदेशी को भी जो हमारी प्राचीन चीजें हैं उन्हें युगानुकूल और समयानुकूल बनाकर आज के वे में, आज के समाज के हिसाब से ढालकर उनका प्रयोग करना चाहिए। विदेशियों का अंधानुकरण नहीं करना चाहिए और स्वदेशी को समयानुकूल बनाकर आज के समाज के हिसाब से लाकर आज उसका प्रयोग करना चाहिए। तो इस तरह से एकात्म मानव दर्शन और चिति की वो बात करते थे और युगानुकूल चीज़ों की बात करते थे, और वो कहते थे कि भारत को भारत के आधार पर खड़ा करना चाहिए। वो हमेशा कहा करते थे कि हम अंग्रेजी या अंग्रेज़ों का विरोध नहीं करते, हम अंग्रेजियत का विरोध करते हैं, हम विदेशियत का विरोध करते हैं। हमें किसी का भी गुलाम नहीं रहना चाहिए। भारत के अंदर अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, अपना एक अंडरस्टैंडिंग, अपनी एक चिति है। तो भारत जिस दिन उस चिति को समझ जाएगा, भारत उस स्थिति में आ जाएगा कि भारत ना सिर्फ अपने देश को बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाएगा, और ये कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म इन दोनों से बाहर आकर एक पर्यावरण के हिसाब से एक ऐसा दर्शन देगा, एक ऐसा इकोनॉमिक मॉडल देगा जिस इकोनॉमिक मॉडल पर सारी दुनिया तो खुश रहेगी ही, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी और मानव सभी उसके अंदर खुश रह सकेंगे। अनफॉर्चुनेटली 1968 के अंदर दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या हो गई थी, और हत्या कर कर उन्हें ट्रेन से बाहर रेल की पटरी पर फेंक दिया गया था। कोई आज तक ये पता नहीं लगा पाया कि उनकी हत्या किसने की थी, लेकिन उनके विचार आज भी कितने रेलेवेंट हैं इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा कि आज यूनाइटेड नेशंस दोस्तों, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, वो आज बातें करने लगा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की। तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को यदि मैं हिंदी में बोलूं तो सतत विकास है वो। तो सतत विकास की ही असल में बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कर रहे थे, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये सारी की सारी बातें कहीं और से नहीं बल्कि भारत के उपनिषदों, वेदों और भारत के ही शास्त्रों से ली थी। आदि शंकराचार्य जी का उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव था। तो यदि आपको कभी मौका मिले दोस्तों, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बायोग्राफी के अलावा एकात्म मानव दर्शन और इसी के साथ साथ चिति और उनके बाकी चीज़ों के बारे में, इकोनॉमिक मॉडल के विषय में ज़रूर पढ़ें। तो ये था हमारा आज का वीडियो। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोज़ आपके लिए बना सकें। धन्यवाद।